केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। बोर्ड में इस पर मार्क है। ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री केमिस्ट्री के वन ऑफ द एडवांस फील्ड है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्लास में पॉलीमर पढ़ा, ठीक है ना। पॉलीमर इज वन ऑफ द एडवांस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। वैसे ही अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर में ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। भविष्य में जब भी आप पढ़ोगे केमिस्ट्री तो ये बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा। तो जस्ट हमें एक आइडिया दिया है कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, नैनो केमिस्ट्री क्या होती है। नैनो टेक्नोलॉजी तो बहुत ही एडवांस चल रही है अभी। जितने भी रिसेंट रिसर्च हो रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर में, बहुत सारे रिसर्च नैनो केमिस्ट्री को लेकर हो रहे। आपने नैनो पार्टिकल वर्ड सुना होगा, नैनो पार्टिकल। तो बहुत सारे जो रिसर्च है उस पर हो रहे अभी। तो एक हमें एक आइडिया दिया गया है कि क्या होती है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। टोटली थियोरेटिकल टॉपिक है, टोटली थियोरेटिकल। जस्ट आप एक बार उसको रीड आउट भी कर लोगे तो भी समझ जाएगा। उसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं है, ओके। फिर भी एक बार हम लोग देख लेंगे, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे उसको रीड करोगे तो कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग साथ में मिलकर पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप घर पर पढ़ोगे पता नहीं, तो यहीं पर पढ़ लेंगे उसको। तो ग्रीन केमिस्ट्री का मेन एम है ग्रीन केमिस्ट्री, नाम से समझ में आ रहा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री। अब जब भी बात केमिस्ट्री की होती है तो केमिकल आ गए, और केमिकल आ गए तो केमिकल तो हार्मफुल ही होते हैं जनरली। तो केमिकल आ गए मतलब पोल्यूशन तो होगा ही, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री यानी पोल्यूशन, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो पोल्यूशन का दूसरा नाम ही केमिस्ट्री होना चाहिए, क्योंकि जितने हम केमिकल लेते हैं, आपकी मेडिकल फील्ड हो, कोई भी इंडस्ट्री, मेरे ख्याल से विदाउट केमिस्ट्री शायद ही ऐसी कोई इंडस्ट्री हो जो विदाउट केमिस्ट्री रन होती हो, शायद ही, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री आ रहे, केमिकल आ रहे मतलब पोल्यूशन होगा ही। इसीलिए पोल्यूशन को कम करने के लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रीन केमिस्ट्री। उसको हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर पोल्यूशन जो होता है केमिस्ट्री के अंदर में, हम लोग उसको स्टॉप नहीं कर सकते, बट समवट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वही बताया गया है कि हाउ टू हैंडल अ केमिस्ट्री, मतलब जो भी आप केमिकल का यूज करते हो तो किस तरह के हमें प्रिकॉशंस लेना है, ताकि हम लोग उसको, उस पोल्यूशन की लेवल को कम कर सके, रिड्यूस कैसे किया जाए। तो उसके लिए कुछ हमें टर्म दिया गया है। पाल अनस्ता इज द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, पाल अनस्ता, जिन्होंने एक 12 रूल बनाए, 12 प्रिंसिपल बनाए। मतलब उनका कहना है कि जब भी आप केमिस्ट्री का यूज करोगे, केमिकल का यूज करोगे, तो वो 12 प्रिंसिपल को गो थ्रू कीजिए। उनका कहना है कि अगर आप उस 12 प्रिंसिपल को फॉलो करते हो
तो हम लोग केमिस्ट्री से होने वाले पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो देखते हैं पाल अनस्ता ने कौन से 12 प्रिंसिपल बताए हैं जिसका यूज कर हम लोग केमिस्ट्री से होने वाला जो पोल्यूशन है वो कम करने वाले हैं। ओके, तो पाल अनास्ता give the 12 principle of the reduce the pollution to develop the sustainable life, sustainable development. डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, क्योंकि ध्यान में रखिएगा लेसन थेराटिकल है, मार्क बहुत कम है, इसलिए क्वेश्चन एक डिफाइन क्वेश्चन होते हैं, एक दो डेफिनेशंस होते हैं। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, बुक होगा तो अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं होगा तो लिख लीजिए। ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर द पोल्यूशन प्रिवेंशन बाय द एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेस दैट reduce or eliminate the uses or generation of the hazardous substances। ठीक है ना, हम उसी पर बात कर रहे हैं। ग्रीन केमिस्ट्री का यूज कर क्या करने वाले हैं? पोल्यूशन कम करने की कोशिश करने वाले हैं हम लोग, हजार्डस केमिकल को कम करना, ये मेन प्रिंसिपल है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। इससे एनर्जी भी सेव हो जाएगी, बहुत सारे चीज़ों को हम सेव कर पाएंगे ये 12 प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस, पोल्यूशन एंड सेव द नेचुरल रिसोर्सेस। मेन एम क्या है हमारा? नेचुरल ग्रीन केमिस्ट्री या ग्रीन चीज, ग्रीन एनवायरमेंट, ग्रीन रिजोल्यूशन, इसका सभी का मीनिंग क्या है? ठीक है ना, सेव नेचर। सो द नेचुरल जो रिसोर्सेस है उसको सेव किया जाए। सो इट नीडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 12 प्रिंसिपल, मैंने पहले ही बताए हैं। पालनस्ता give the 12 principle for the green chemistry। Sustainable development, chemistry play an important role for the sustainable development, achieve the development of the adopting the 12 principle। उनका कहना है कि वो 12 प्रिंसिपल को अगर हम यूज कर लेते हैं, 12 प्रिंसिपल को यूज करते हैं, तो उससे जो होने वाले जो इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मेट द नीड विदाउट ओन नीड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बिकम कंटिन्यू। सो वन बाय वन देखते हैं हम लोग 12 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। आप यहाँ पर देखोगे नियर अबाउट सभी प्रिंसिपल एक दूसरे से सिमिलरिटी दिखेंगे आपको। सभी का फाइनल एम रहेगा नेचुरल रिसोर्सेस, पोल्यूशन कम करना है, कैसे कम करना है, ये सबका उसका एम रहेगा। ठीक है, तो हम उनके अकॉर्डिंग ही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट आर बाय प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट आर बाय प्रोडक्ट। आपने देखा है जब भी हम कोई रिएक्शन देखते हैं, जब भी हम कोई रिएक्शन देखते हैं तो आपने देखा होगा उस रिएक्शन के अंदर में आपको बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हम कोई भी एक रिएक्शन, कोई भी आप रिएक्शन ले लीजिए, कोई भी एक रिएक्शन लेते हैं, तो ये हुए हमारे बाई प्रोडक्ट और ये हुआ हमारा मेन प्रोडक्ट। एक हम हमारी रेगुलर
रिएक्शन लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी को पता है जब भी रिएक्शन कैरिड आउट होती है तो एक हमारा मेन प्रोडक्ट होता है जो हमें चाहिए, और उसके बाद जो निकलते हैं वो क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको इस तरह से देखना है कि ये जो वेस्ट है या बाई प्रोडक्ट है वो एक तो ना निकले या कम निकले, क्योंकि मैक्सिमम पोल्यूशन बाई प्रोडक्ट की वजह से होता है। क्योंकि आप ये तो यूटिलाइज कर लोगे लेकिन इसको तो थ्रो आउट कर दोगे ना, इसका तो यूज कर लोगे लेकिन इसको क्या करोगे, आप थ्रो आउट कर दोगे। तो जो बाई प्रोडक्ट थ्रो आउट होगा वो तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा ना। तो उसका कहना है कि जो मैक्सिमम पोल्यूशन है वो मैक्सिमम पोल्यूशन हमारे बाई प्रोडक्ट की वजह से होते हैं, क्योंकि बाई प्रोडक्ट जितने ज्यादा निकलेंगे पोल्यूशन उतना ज्यादा होगा। इसलिए हमें ये देखना है कि हाउ टू रिड्यूस द बाई प्रोडक्ट। जब हम कोई भी रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं तो उसमें बाई प्रोडक्ट हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये पहला प्रिंसिपल है। सो प्रिवेंशन ऑफ द वेस्ट रादर देन द क्लीनिंग अप एंड द ट्रीटिंग वेस्ट अपर हैड बीन टू क्रिएटेड। तो ये पहला है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, वहां पर उन्होंने उसको बोलते हैं जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। बाई प्रोडक्ट नहीं निकलना, मतलब बाई प्रोडक्ट मतलब क्या है, वेस्ट है मान लीजिए, तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं हम लोग, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं, जहां पर बाई प्रोडक्ट ना निकले। ठीक है ना। तो प्रोड्यूस, तो इस तरह से ये एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल बताया गया, अब ये भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ध्यान में आ गया है। पहला प्रिंसिपल क्या है, वेस्ट जो है एक तो ना निकले, निकलता है तो कम कम निकले, जिससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट आर बाई प्रोडक्ट। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है एटम इकोनॉमी, एटॉमिक इकोनॉमी। अब ये एटॉमिक इकोनॉमी क्या होती है, सेकंड प्रिंसिपल है हमारा एटॉमिक इकोनॉमी। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर जो उन्होंने एक एग्जांपल दिया होगा वही लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई एक रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है, तो रिएक्शन में क्या होता है, एक होता है हमारा रिएक्टेंट, उसके अंदर में हम ऐड करते हैं रिएजेंट एंड गिव द प्रोडक्ट, गिव द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने लिया है 1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल react with the NaBr with H2SO4, give the ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ पर अगर हम लोग रिएक्टेंट की अगर बात करते हैं और प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट है जो मिला है, और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे, इसके रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट मिला है उसका जो मास है वो कितना बन रहा है, 137। जो प्रोडक्ट मिला है उसका मास कितना है, वो बदल भी सकता है, कोई जनरल भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी नहीं हमें वही लेना है। ठीक है ना, हम अदर वाला कोई भी हमारा रेगुलर एग्जांपल उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके मास को हमें ऐड करना है, रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास।
तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कितना मिल रहा है 137, और जो रिएक्टेंट है वो कितना है 275। तो अब हम इसको मतलब मान लीजिए टोटल मार्क है 100 हमारे, और कितना मिले हमें, ठीक है ना। तो उसके परसेंट निकालना है, परसेंट निकालना है तो टोटल मार्क है 275, मतलब वो आपके टोटल आपने लिया है। ऑक्टेन कितना हुआ है 137, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100। अब मान लीजिए हमारा 100 मार्क का पेपर है, मुझे 65 मिले, मतलब 65% मिले, तो वेस्ट कितना हुआ, जो ना मिले वो कितना हुआ 35, ठीक है। सेम वैसा ही ये हमारा प्रोडक्ट है, इतना मिला, टोटल इतना था, तो परसेंट इसको अगर हम कैलकुलेट करते तो कितना आएगा 49.81%। मतलब क्या हुआ, आप जो रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हो उसकी एटॉमिक इकोनॉमी ओनली 50% है। ओनली कितनी परसेंट है, अप्रोक्सीमेट कितनी परसेंट है 50%। मतलब जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो और उससे जो आप प्रोडक्ट प्रिपेयर करने जा रहे हो, वो रिएक्टेंट आपको सिर्फ प्रोडक्ट 50% दे रहा है। मतलब वेस्ट कितना हुआ, टोटली 50 वेस्ट हुआ है। तो पाल अनस्ता कहता है आपको इन चीजों को देखना है कि जो आप रिएक्टेंट लेने जा रहे हो और जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है उसका रेशो क्या है। आपको इसकी स्टडी करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वेस्ट कितना हो रहा है उसके अंदर में। तो सेकंड चीज बता रहा है वो एटॉमिक इकोनॉमी। तो हमें इस चीज को बदल, तो ध्यान में रखिए ये बदल होने के लिए ये हमारे 400-500 साल की मेहनत है जो केमिस्ट्री चल रही है। ये आज की डिस्कवरीज नहीं है, ये रिएक्शन आज की नहीं है, ठीक है ना। परिवर्तन के लिए टाइम लगेगा, बस वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें किस लेवल पर थिंक करना है ताकि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। उनका कहना है जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो अब हम नई चीजें करने जा रहे हैं उसमें तो भी हम इन चीजों का ध्यान रखें कि इसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए ताकि और ज्यादा पोल्यूशन ना हो। तो उन्होंने कंसेप्ट रखा है कि हमें किस तरह से थिंक करना है, सोचना है। तो हमें ये भी चीज सोचना पड़ेगा कि जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो और जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें 50% का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। उस वक्त तो हमने उतना नहीं सोचा था जब ये बनी, 300 साल पहले जब बनी तो इतना थिंक थोड़े ना किए थे हम लोग। तब तो ग्रीन ही ग्रीन था सब कुछ, तो ग्रीन के बारे में तो सोचना ही नहीं पड़ा। एक्चुअली हम ग्रीन सोचने के लिए बहुत लेट हो गए, मतलब जब बहुत ज्यादा विनाश होने लगा तब हम ग्रीन पर सोचने लगे, क्योंकि हम लोग डेवलप करते करते भूल गए कि नेचर को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो इंसान सबसे बड़ी गलती क्या किया, सामने बढ़ने के चक्कर में नेचर को भूल गया। अगर नेचर को साथ में लेकर चलते तो आज हमें ये टॉपिक ना पढ़ना पड़ता। अगर आज हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ने के रेस में नेचर को भूल गए। और जब ये इतना सब कुछ होने लगा तब हमें पता चला कि नहीं, नेचर रहेगा तो ही हम रहेंगे, ठीक है ना। एक समय पर तो इंसान खुद को भगवान समझने लगा था, अब कि उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी यानी सब कुछ है, ठीक है। ऐसा नहीं है, नेचर को साथ में लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि नेचर नहीं रहेगा तो हमारी टेक्नोलॉजी या जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं उसके एक लिमिटेशंस है और वो एक ना एक दिन सब कुछ रुकेगा। तो ये जब समझ में आ गया हमें, तब जाकर कभी हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ क्या बेटा, हाँ ना, ये इतना परसेंट मिला आपको प्रोडक्ट, मतलब डेफिनेट उतना वेस्ट चला गया ना, मतलब 50% ही मिला आपको।
आपने इतना रिएक्टेंट लिया, आपको इतना ही प्रोडक्ट मिला, मतलब उतना वेस्ट चला गया ना। तो वो बोल रहे हैं हमें इन चीजों पर सोचना पड़ेगा कि इतना वेस्ट ना जाए। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल बता रहा है वो लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, लेस हार्मफुल बोल सकते हैं, हजार्डस यानी हार्मफुल। जब केमिकल की बात होती है तो आपको पता है कितने भयानक केमिकल है। साइनाइड सुना है आप लोगों ने, ठीक है ना। किस किस तरह के केमिकल नहीं है। हमारे एसिड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाथ पर जले पड़ेंगे तो हाथ जला देते हैं, ठीक है। तो इतने हार्मफुल केमिकल निकलते हैं जिसके स्किन की प्रॉब्लम, कैंसर, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो थर्ड प्रिंसिपल बता रहे हैं वो, आप जब कोई भी केमिकल का आविष्कार कर रहे, बना रहे हो, वो कैसा होना चाहिए, लेस हजार्डस होना चाहिए। मतलब हजार्ड केमिकल है तो हजार्डस रहेगा नहीं ऐसा तो बोल नहीं सकते। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है, केमिस्ट्री है मतलब पोल्यूशन आ गया, और केमिकल है तो कम या ज्यादा तो हार्मफुल रहेगा ही, क्योंकि वो केमिकल है। ध्यान में रखिएगा, केमिकल का एक पार्ट अगर आपको बेनिफिट देगा तो दूसरा पार्ट कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा। आप मेडिसिन ईट कर रहे हो, ठीक है ना, एक पार्ट आपको रिलीफ दे रहा है, लेकिन जो उसका कोटिंग मटेरियल है वो कहीं ना कहीं तो आपके बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा ही ना। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि करेगा नहीं। तो केमिकल है वो, तो केमिकल है तो हजार्डस नहीं रहेगा, ये तो वर्ड हम बोल नहीं सकते, ठीक है ना। तो कुछ पार्ट आपको अगर फायदे के रहेगा तो कुछ पार्ट उसका लॉस भी रहेगा। तो बोल रहे हैं लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। अब जो भी केमिकल बनाने जा रहे हो वो कैसे रहे, लेस हजार्डस रहे। डिजाइन केमिकल रिएक्शंस एंड द सिंथेसिस ऑफ द रूट शुड as safe as possible। वो वर्ड में मैंने पहले ही कहा है, केमिकल है तो आप ये नहीं बोल सकोगे कि पोल्यूशन फ्री बनेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने वर्ड मेंशन किया है, ठीक है ना। कोशिश करना है हमें, टाइम लगेगा। जैसे अगर इतना बढ़ने के लिए 300-400 साल लगे, आने वाले 100 साल में कम कर पाए तो भी ठीक है। स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग मस्त केमिकल का खाए, अब बोलते हमें ऑर्गेनिक वाला चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सुनते हो ना, ऑर्गेनिक फल, ऑर्गेनिक, ठीक है ना, हाँ, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ठीक है ना। तो पहले हम लोग केमिकल को बढ़ाए, अब हम बोलते हमें ऑर्गेनिक चाहिए, तो अब टाइम तो लगेगा वो चीज को, ठीक है। सो लेस हजार्डस, जैसे अभी हमने हैलोजन डेरिवेटिव में देखा था DDT, वन ऑफ द हार्मफुल केमिकल मॉस्किटो फ्लाइज के लिए जो यूज किया जाता था, DDT पाउडर, DDT कितना हार्मफुल है वो मैंने ऑलरेडी उस लेसन में बताया है। इकोसिस्टम में मिक्स होता है, आपने वो पाउडर डाल दिए, वो पाउडर सॉइल में मिक्स हुआ, वहाँ पर ग्रो होने वाले प्लांट में गया, प्लांट को जो भी खाएगा उसमें गया, उनको जो भी खाएगा उसमें गया। सो डायरेक्ट इनडायरेक्टली दैट विल बी मिक्स इन द इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो कहाँ पर मिक्स हो जाएगा, इकोसिस्टम में मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के हार्मफुल जो केमिकल है उसको यूज नहीं करना है हमें। वाज यूज इंसेक्टिसाइड एंड विच इज इफेक्टिव कंट्रोलिंग द डिसीजेस, लाइक इस तरह के इसके लिए यूज करते थे। सो इट वाज रियलाइज दैट द DDT एज अ हार्मफुल टू द लिविंग थिंग। अब हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता चल गया है वो यूजफुल तो है था, बट जब हमें उसके अब इफेक्ट पता चल गए
तो अब तो हमें कंट्रोल करना चाहिए ना, तो हम उसको कंट्रोल नाउ वर्डे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उसके जगह पर हम ये यूज करते हैं, इज यूज एज अ इंसेक्टिसाइड। वन ऑफ द gamma isomer of BHC called gammaxane are the लिंडेन। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड हम लोग यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ DDT। ठीक है, तो लेस, तो इस तरह के हजार्डस केमिकल हमें नहीं बनाना है। ठीक है ना, इस तरह के जो हजार्डस केमिकल फॉर्म होते हैं हमें प्रिपेयर अब नहीं करना है। जो बन चुकी है उसको तो हम रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मत बनाइए आप, ऐसा वो बोल रहा है, क्योंकि हम कंट्रोल करने की थिंक कर रहे हैं। नहीं है उतना हार्ड देखो यार, केमिकल तो रहेगा ही ना, लेकिन उतने लेवल का नहीं है। जिस तरह इकोसिस्टम में मिक्स होगा सब आपके इंटेस्टाइन इधर उधर, उतना हार्मफुल नहीं है वो, हार्मफुल तो रहेगा ही, इसलिए वो वहां पर यूज कर रहा है, लेस वर्ड यूज कर रहा है वो, लेस हजार्डस। उसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा, 12 प्रिंसिपल देख, सभी एक जैसे ही रहेंगे, ध्यान में रखिए, मैंने पहले ही क्लियर किया है। डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, सेफ केमिकल, अब यो लेस हजार्डस, सेफ केमिकल, ठीक है, सेफ केमिकल इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन। मैंने पहले ही कहा है कि बिल्कुल सेम रहेगा, लेस हजार्डस, सेफर केमिकल यूज करना है, सेफ केमिकल यूज करना है टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट द लेस टॉक्सिक विच इज रिक्वायर्ड एज अ लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल। लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल लीजिए जिससे पोल्यूशन कम हो जाए, ज्यादा हार्मफुल ना रहे। जो केमिकल इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको ज्यादा टॉक्सिक केमिकल का यूज ना करना पड़े, सेफर केमिकल का यूज करना है हमें। वहां पर वो एक एग्जांपल लिया, एडिपिक एसिड वगैरह जो पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज करते हैं उसको रिप्लेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल बता रहा है, यूज सेफर सॉल्वेंट एंड द ऑक्सिलरीज। सेफर सॉल्वेंट जो आप लेने जा रहे हो किसी भी रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए, आप जो सॉल्वेंट लेते हो वो सेफर रहे, उसमें लगने वाले जो भी बाई सिस्टम होता है उसको ऑक्सिलरीज कहते हैं। सेफर सॉल्वेंट अवेलेबल फॉर द गिवन स्टेप ऑफ रिएक्शन minimize the total amount of solvent and the auxiliaries substances used to make the large percentage of the total waste created। मतलब वो क्या कह रहे हैं आपको, जब आप कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं, ऑक्सिलरीज ले रहे हैं, अनदर सब्सटेंसेस ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपको सेफ लेना है, वो ज़्यादा हार्मफुल वाले नहीं लेना है, वो ज़्यादा हार्मफुल यूज हमें नहीं करना है। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है, बिहाइंड दिस प्रिंसिपल यूज अ ग्रीन सॉल्वेंट। अच्छा, वो बोल रहा है कि सॉल्वेंट ही ग्रीन यूज करो, ग्रीन सॉल्वेंट यूज करो जो ज्यादा इफेक्टिव ना रहे, जो सॉल्वेंट आप यूज करने जा रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव ना रहे, ग्रीन सॉल्वेंट यूज करना है आपको। CO2 is a place as a volatile halogen organic solvent, for example solvent of the chemical that dissolve solute to form the solution, solute and solvent to make a solution, ठीक है ना। इस तरह से जैसे कोई भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। CO2 place of the volatile organic solvent, for example CH2, Cl2, CH, Cl3, ये डेरिवेटिव्स है मीथेन के। हाइड्रोजन को निकालो, हेलोजन को ऐड करो, ठीक है ना। सो केमिकल सिंथेसिस एंड अदर पर्पस, सॉल्वेंट एज अ केमिकल दैट डिसॉल्व सोल्यूट एंड फ्रॉम द सॉल्यूशन।
water is a safe being as a solvent while the dichloromethane is a hazardous. डेफिनेटली केमिकल रहेगा तो hazardous रहेगा ही, ठीक है ना। और अगर आप उसमें H2O लेते हो तो वो hazardous नहीं, लेकिन सभी रिएक्शन पर हम ये तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई सोल्यूट H2O में डिजोल्व हो जाए। हर कोई सोल्यूट तो H2O में डिजोल्व नहीं होता है ना, है ना। तो लेकिन वो बता रहा है कि आपको उस तरह की कोशिश करना है, देखना है कि जो आप सॉल्वेंट यूज करने जा रहे हो वो लेस हजार्डस रहे, क्योंकि अगर वो लेस हजार्डस रहेगा तो प्रोडक्ट पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशिएंसी, ठीक है। ये सब हमारे इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मार्क पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 2-3 डेफिनेशन पूछते हैं जो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशिएंसी, एनर्जी इफिशिएंसी, ठीक है। रिएक्शन कम टाइम में हो, अगर टाइम कम लगेगा तो रिसोर्सेस कम लगेंगे। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10 आवर आपको हीट करना पड़ रहा है और वो आपकी 3 या 5 आवर में हो रही है, तो डिफरेंस तो क्रिएट हो गया ना उतने टाइम का, ओके। तो डिजाइन फॉर द एनर्जी इफिशिएंसी, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाइए जो एनर्जी क्या हो, इफिशिएंसी हो, एनर्जी इफिशिएंसी रहे। सो केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज यूज ऑफ एनर्जी, मिनिमम यूज करना है हमें एनर्जी का, ऐसे हमें डिजाइन करना है। वो ये नहीं बोल रहा है कि बनकर रहे, पहले से ही है ऐसे नहीं बोल रहा है, ये हमें ध्यान में रखे। ये 12 प्रिंसिपल हम अप्लाई करने वाले हैं, हम अप्लाई करने वाले हैं। उसने प्रिंसिपल बताया, उसने एक एग्जाम्पल बताया कि कैसे करना है। उनका कहना है कि जब भी आप भविष्य में कुछ करोगे तो इनका यूज कीजिए, इन स्टेप को फॉलो कीजिए। सो इट इज बेटर टू मिनिमाइज द एनर्जी कैरिंग द रिएक्शंस टू द रूम टेम्परेचर एंड द प्रेशर। कोशिश करो कि आपकी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर चले, एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत ना पड़े, एक्स्ट्रा प्रेशर की जरूरत ना गिरे। जैसे आप देखिए जब भी रिएक्शन लिख लेते हो 433 केल्विन टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, आपको इतना टेम्परेचर देना पड़ा ना तब वो रिएक्शन हुई। और शायद ही ऐसे रिएक्शन से जहां पर आप टेम्परेचर नहीं लिखते हो, मतलब हीट एक बेसिक टर्म हो गई है, हीट देना, ठीक है ना। तो उतनी एनर्जी तो लग रही है, तो वो वही बता रहा है कि आपको हमें कोशिश करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर कैटालिस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, रिन्यूएबल मटेरियल, इनका यूज करना है। बाय यूजिंग दैट वन हमें उसको कम करना है। डिजाइन फॉर द एनर्जी इफिशिएंसी। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक, रिन्यूएबल सोर्सेस का यूज करना है हमें। द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल लार्जली टुवर्ड द पेट्रोकेमिकल के बारे में बोल रहा है वो, रिन्यूएबल रिसोर्सेस का यूज करो। अब जैसे हम देख रहे क्या सोलर एनर्जी का यूज करो, रिन्यूएबल सोर्सेस, पेट्रोल डीजल का कम यूज करो। अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल गाड़ियां लेना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। अब मैक्सिमम आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल गाड़ी हम ले रहे हैं, एक घर के साइड में आपको दिख ही जाएगी, ठीक है ना। हम यूज करने लगे हैं अब, और ऊपर से वो बोल रहे हैं कि अभी सोलर एनर्जी भी बढ़ी है, पहले बहुत कम था, आप देख रहे हैं अभी सोलर एनर्जी का भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए जो भी सुविधा होती है अपने तरफ से प्रोवाइडेड कर रहा है। तो रिन्यूएबल फीडस्टॉक का यूज करो, रिन्यूएबल फीडस्टॉक का यूज करोगे तो नेचुरल सोर्सेस जो है, जो ज़्यादा केमिकल सिंथेसिस करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। पेट्रोकेमिकल कम यूज करोगे तो पोल्यूशन कम यूज होगा, ठीक है ना। अभी आप लोग
इलेक्ट्रिकल गाड़ियां चलाने लगे हो तो पोल्यूशन कम होने लगा है थोड़ा सा। ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्टेप बढ़ते जाएंगे। सो यूज केमिकल विच आर मेड फ्रॉम द रिन्यूएबल प्लांट बेस्ड rather than other। अभी हम लोग इथेनॉल का यूज करने लगे। आपको पता है आपकी गाड़ी में इथेनॉल यूज करते हो। इथेनॉल प्लांट से जो पत्ते वगैरह है उससे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। प्लांट से इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उस इथेनॉल पर आपकी जो पेट्रोल, अभी आपने देखा होगा E20 इंजन आए हैं। E20 20% ऑफ द इथेनॉल मिक्स विद द पेट्रोल। मतलब आप पूरा पेट्रोल अब यूज नहीं कर रहे हो, उसमें क्या ऐड किया जा रहा है, इथेनॉल। और आपका जो इंजन है उसी के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है कि वो उसको एडाप्ट कर ले। तो इसका मतलब क्या है, हम एक स्टेप तो सामने जा रहे हैं कि पेट्रोल को कम करना है। एक्चुअली पेट्रोल को कम करना है मतलब क्या, पोल्यूशन को कम करना है, ठीक है ना। धीरे धीरे इथेनॉल पर टोटली चलने वाली बाइक आ जाएंगे। कुछ 1-2-3 साल के अंदर में ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुके हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन पर चलने वाले, इथेनॉल पर चलने वाले कंप्लीटली आ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बच्चे बहुत एडवांस निकल रहे हैं आजकल। बहुत पढ़ाई करते हैं बच्चे, नहीं सही में बहुत एडवांस बच्चे बन रहे हैं। रोज नया रोज नई टेक्नोलॉजी, रोज कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो आने वाले 3-4 साल के अंदर में ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, 100% पर आ जाएगा। ऑलरेडी टेस्टिंग तो सक्सेसफुली हो ही गए हैं, तो वो आ ही जाएंगे। बस परिवर्तन होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यूज ऑफ द रिन्यूएबल फीडस्टॉक का यूज करना है। उसके बाद 8 प्रिंसिपल है रिड्यूस डेरिवेटिव। रिड्यूस डेरिवेटिव, अब रिड्यूस डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। मान लीजिए आप कोई रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हो, ए बी में बदल रहा है, बी सी में बदल रहा है, सी डी में बदल रहा है। ये आपका रिएक्टेंट लिया और ये प्रोडक्ट मिला। कितने स्टेप चले, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप। जितने स्टेप बढ़ेंगे उतना पोल्यूशन बढ़ेगा, उतना वेस्ट निकलेगा। हर स्टेप में एनर्जी, हर स्टेप में वेस्ट। तो वो क्या कह रहे हैं, रिड्यूस डेरिवेटिव। मतलब आप ये कोशिश करो कि हाउ टू डायरेक्टली कन्वर्ट ए इनटू टू डी। थर्मोडायनामिक में पढ़ चुके हेसेस लॉ, अब हम पढ़ने वाले ऑलरेडी, वो आपको 11th में था, हेसेस लॉ पढ़ेंगे। याद आया किसी को, 11th में था, आपने थर्मोडायनामिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी वो 12th में है हमें बोर्ड में, तो हम पढ़ेंगे उसको। रिड्यूस डेरिवेटिव, रिड्यूस डेरिवेटिव, जितने स्टेप कम लगेंगे उतनी एनर्जी सेव हो जाएगी, उतना वेस्ट कम निकलेगा। तो इस प्रिंसिपल का जो मीनिंग है वो ये है, रिड्यूस डेरिवेटिव टू मिनिमाइजेशन ऑफ द स्टेप। हमें ये थिंक करना है कि किस तरह से स्टेप को कम किया जाता है, कम करना है। जितने स्टेप कम लगेंगे, जैसे यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल बताया है, ये जैसे इतने स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है तो उतना पूरा वेस्ट लगेगा। और इस तरह के आपने तो ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन में देखा है, 3-3, 4-4 स्टेप के रिएक्शन से। तो जितने ज्यादा स्टेप चलेंगे उतना तो वेस्ट बढ़ता जाएगा। यूज ऑफ कैटालिस्ट, ये तो सभी को पता है। कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस, क्या करता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो कैटालिस्ट का यूज वैसे भी हम करते आ रहे हैं, तो उसका कहना है कि आप और अच्छे से कैटालिस्ट का यूज करो, ताकि जितनी रिएक्शन फास्ट होगी उतने आपके सोर्सेस कम लगेंगे। जो आउटर जो सोर्सेस है वो क्या लगेंगे, कम लगेंगे, ठीक है ना। तो आपको कैटालिस्ट का यूज करना है। और वैसे भी हम कैटालिस्ट का यूज करते ही है बहुत सारे रिएक्शन में। देखिए एरो पर हम लिखते हैं निकेल, कॉपर, पैलेडियम, तो ये क्या है, सब कैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट का यूज करना है हमें। उसके बाद है डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन मतलब जो भी बाई प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है रिएक्शन के अंदर में, उसको बाहर निकलने की जरूरत ना करे, वो डिग्रेड हो जाए, तभी के तभी डिग्रेड हो जाए। अब उसको मैं आपको समझाऊंगा
जैसे आपने हॉस्पिटल में अगर इंजेक्शन लेते हैं तो आपने देखा होगा उसके सामने एक डब्बा रखा होता है, जो निडल होती है उसको क्रश कर देते हैं, मेल्ट हो जाती है, देखा है? अभी आज मतलब कोई फेंकते हैं, कोई डॉक्टर रखते हैं, वो जो निडल होती है ना उसको क्या किया जाता है, उसमें क्रश तभी के तभी क्रश किया जाता है। तो क्या हुआ, वो मेल्ट हो गया, मतलब वो नेचर में उसको हमने मिक्स आउट नहीं किया है, वो डिग्रेड कर दिया उसको। सेकेंडरी हमारे घर में जो भी वेस्ट निकलता है वो महानगर पालिका वाले बोलते हैं अलग अलग दो, ठीक है ना, अलग अलग दीजिए, क्यों बोलते हैं? डिग्रेडेशन करना है। जो भी आपका गीला कचरा जो होता है कंपोस्ट किया जाता है उसका। अगर आप मेट्रो सिटियों में जाओगे ना तो जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स स्कीम होते हैं, उसके यहाँ पर तो मशीन्स लगे हैं, जो भी घर का जितना भी वेस्ट है गीला उसमें डाल दीजिए, वो कंपोस्ट बना देता है। वो क्या कर देता है, उसका कंपोस्ट कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या होगा, डिग्रेडेशन, मतलब वो नेचर में भी नहीं गया, पोल्यूशन भी नहीं हुआ, यूटिलाइज। तो उसका बोलना है कि डिजाइन फॉर द डिग्रेडेशन। इस तरह के आप लोग सिस्टम बनाइए कि वेस्ट बाहर ना निकले, बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाए, ठीक है ना, डिग्रेडेशन करना पड़े। केमिकल डिग्रेड कैन बी डिस्कार्डेड इजीली, डिस्कार्ड हो जाए, ठीक है ना। अभी आपको पता होगा ये जो हमारे चिमनी होते हैं उससे जो धुआं वगैरह निकलता है, उसको उस धुएं को कूल कर और उसको रिसाइकलिंग किया जा रहा है, ठीक है ना। ऐश फ्लाई वगैरह जो है तो वो गिरता है, तो अभी कोशिश शुरू है उनकी कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो उससे क्या होगा, ये जो टॉक्सिक प्रोडक्ट वगैरह है जो बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये तो अभी मैंने जो आपको हाउस होल्ड सिस्टम जो है ये सभी को पता है, अलग अलग डिवाइड करो, गीला कचरा, सूखा कचरा वगैरह। रियल टाइम एनालिसिस एंड द पोल्यूशन प्रिवेंशन। रियल टाइम एनालिसिस, रियल टाइम एनालिसिस मतलब क्या है, मान लीजिए इसको 1 आवर लगा, इसको 2 आवर लगा, उसको 1 आवर लगा, हर टाइम में एनालिसिस करो और कोशिश करो किस स्टेप में ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। रियल टाइम, मान लीजिए आपने सिस्टम शुरू कर दिया, आपको पता है 5 आवर के बाद रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने वाला है, 5 आवर के बाद आप बिंदास बैठ गए, 5 घंटे के बाद आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो उससे क्या होगा, आपको जो भी मिलेगा पोल्यूशन वो फाइनली मिलेगा। लेकिन वो बोलता है कि आप उसको एनालिसिस करो कि किस स्टेप में वो पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट कर रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सो दैट यू हैव टू एनालिसिस दैट रिएक्शंस। तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन। रियल टाइम एनालिसिस कर आप पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन करना है। एंड द लास्ट प्रिंसिपल है सेफ केमिकल फॉर द एक्सीडेंटल प्रिवेंशन। ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल चुके, लेस हजार्डस केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इस तरह के केमिकल को यूज नहीं करना है हमें। तो ये थे 12 प्रिंसिपल गिवन बाय द पाल अनास्ता। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, बोलिए पहला प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। गुड। तो ये थे हमारे 12 प्रिंसिपल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री गिवन बाय द पाल अनास्ता।